करेंगे किसकी, निबंध लेखन कार्यशाला की। ठीक, तो निबंध लेखन में एक प्रॉपर एक कार्यशाला चलेगी। कार्यशाला मतलब वर्कशॉप होता है, मतलब इसमें हम समझाएंगे कि निबंध कैसे लिखते हैं। ठीक, आपके एग्जाम में आपको पता है कि एमपीपीएससी के जो चौथा पेपर है किसका है, आपका निबंध का है, और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, कि निबंध को लिखना कैसे, तो उसी की कार्यशाला है, उसकी पहला सीरीज है आपका आज का दिन। चलिए, अब जो निबंध आता है ये आपका किस पेपर में आता है, तो निबंध आपका आता है पेपर 6 में, एमपीपीएससी मेंस के पेपर 6 में आपका निबंध आता है। ठीक, इसमें आपको दो टॉपिक है, हिंदी निबंध और आपका प्रारूप लेखन। ठीक, अब इसमें अगर आप देखें तो संरचना अगर देखें तो इसमें आपको दो निबंध लिखने होते हैं। ठीक, जो प्रथम निबंध है वो कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है, और 50 नंबर में इसमें आपको पाठ्यक्रम में कुछ विषय दिए गए हैं। ठीक है, उस सिलेबस में आप देखें तो कुछ विषय दिए गए जिस पर आपको निबंध लिखना है, उस सिलेबस की आगे हम चर्चा करेंगे। तो उसमें कुछ विषय दिए गए पाठ्यक्रम में कि किस पर आपको निबंध लिखना है, और ये निबंध आपको कितना लिखना होता है, आपको लगभग लगभग 1000 शब्दों में लिखना होता है। कुल कितने मार्क्स का है आपका, 50 मार्क्स का। ठीक, दूसरा निबंध जो है कितने मार्क्स का है आपका, 20 मार्क्स का। अब 20 मार्क्स के जो ये टॉपिक है इसमें आपके सिलेबस मेंशन नहीं किया गया, उसमें बस क्या लिख दिया इसमें सिलेबस में, समसामयिक समस्याएं एवं उनके निदान पर आधारित। मतलब जो वर्तमान में आपकी समस्याएं चल रही हैं उन पे क्वेश्चन पूछेगा, और उससे पूछेगा भी क्या कारण है, क्या प्रभाव है, और इससे किस तरह निजात पाए। जैसे कि वर्तमान में समस्या अगर हम देखें, जैसे कि दहेज प्रथा का एक वर्तमान में समस्या है, उसके पूछेगा कि दहेज प्रथा के बारे में निबंध लिखने के लिए बोलेगा, तो उसमें आपको दहेज प्रथा के बारे में बताना होगा, समस्या बतानी होगी, कारण बताने होंगे, प्रभाव बताने होंगे और निदान बताने होंगे, और ये कितने मार्क्स में पूछेगा आपका, 5 शब्दों में। ठीक है, और दहेज प्रथा ही नहीं, किसी भी एक जो विषय या मुद्दा आपका चल रहा है, जैसे कि आपका घरेलू हिंसा हो गया। ठीक है, घरेलू हिंसा हो गया उस पर पूछ सकता है, या तलाकशुदा जैसे जो तलाक की बहुत सारी अर्जी लग रही हैं। ठीक है, तो तलाक जिस तरह का माहौल बन रहा है वो। ठीक है, दूसरा आजकल आपके एकल परिवार बहुत बन रहे हैं, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, संयुक्त परिवार से किस तरफ जा रहा है आपका मामला, एकल परिवार की तरफ जा रहा है, तो उस पर प्रश्न पूछ सकता है। तो वर्तमान में जो परिस्थितियां समस्याएं चल रही हैं उन पर प्रश्न पूछेंगे, वो कारण बताने निदान बताने होंगे, और ये आपका कितने शब्दों में होगा, लगभग लगभग 500 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक, और ये आपका मार्क्स कितना का इसका, आपका 20 मार्क्स का। तो 50 का बड़ा वाला निबंध है जिसको आपको 1000 शब्दों में लिखना है, और 20 मार्क्स का आपको छोटा वाला निबंध है जो आपको 500 शब्दों में लिखना है। ठीक, तो कितना हो गया, 50 20 70। ठीक, बचा कितना आपका, 30 नंबर बचा, 100 नंबर का पेपर होता है। तो बाकी क्या आता है आपका, प्रारूप लेखन। क्या आता है, प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन क्या है उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, समझ लीजिए। प्रारूप लेखन जो पत्र होते हैं, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, ये तरीके होते हैं अलग अलग लिखने के, वो आपके 30 नंबर में लगभग क्या पूछे जाते हैं, आपके प्रारूप लेखन पूछे जाते हैं। ठीक, ये बात समझ में, मोटा मोटा स्ट्रक्चर। पेपर कौन सा आपका, छठा है। दो निबंध पूछे जाएंगे, एक बड़ा निबंध होगा 1000 शब्दों का, एक आपका छोटा निबंध होगा लगभग लगभग 500 शब्दों का। बड़ा निबंध आपका 50 मार्क्स का, छोटा निबंध आपका 20 मार्क्स का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा निबंध, दूसरा स्लाइड है अपना। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं, जो रैंडम टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, उन टॉपिक्स को मैंने असॉर्ट कर दिया। असॉर्ट मतलब अलग अलग हेडिंग में उनको मार दिया है कि इस हेडिंग के कौन कौन से आपके टॉपिक दिए हुए हैं किसमें, आपके सिलेबस में। ठीक, तो अगर आप इसको गौर से देखें, तो अगर पहला टॉपिक हम लोग देखें कि कौन सा टॉपिक है, वो है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। पहला टॉपिक आपका ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, टॉपिक ये दिए हुए हैं, लेकिन मैंने क्या किया, इनको अलग अलग टॉपिक में एक बड़ी थीम में बांट करके उनके सारे निबंध जो थे उस बड़ी थीम के अंदर उसको रख दिया मैंने। ठीक, तो ये किया। तो पहली थीम मैंने किसकी बनाई है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। ठीक, इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए, एक सबसे पहले विज्ञान ही दिया है, दूसरा कौन सा, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, दूसरा कौन सा आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तीसरा कौन सा आपका पर्यावरण, चौथा क्या है आपका नवीनीकरणीय ऊर्जा। ठीक, अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये असॉर्टेड जो मैंने किया है आपको, मतलब जो भी आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको असॉर्ट कर दिया, मतलब एक जगह कर दिया है। ठीक, अब इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कल के दिन आप कोई भी अखबार पढ़ें, कहीं भी कोई पत्रिका पढ़ें, कहीं भी कोई खबर देखें, और आपको ये टॉपिक अगर याद होंगे तो आपको पता होगा ये टॉपिक मेरे किस में दिया हुआ है, निबंध वाले ऐसे वाले पेपर में दिया हुआ है। तो मुझे इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी पॉइंट मिल रहे हो, कहीं पर कुछ भी आपको डेटा मिल रहा हो, कोई भी आपको आंकड़ा मिल रहा हो, कोई भी खबर मिल रही हो, कोई भी घटना मिल रही हो, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके ऐसे के पेपर में क्या दिया, टॉपिक दिए हुए हैं और वहां से मेरे उसमें दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को, इस डेटा को मैं एक जगह संरक्षित कर लेता हूँ, एक जगह लिख लेता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिलेबस दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो ये आपके टॉपिक दिए हुए हैं आपके पहले थीम में, जिसको हमने थीम क्या बनाया था, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। बस समझ में आई आपको। ठीक, अच्छा एक और चीज, ये जो आपका ऐसे है, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, लिखना आपको हिंदी में ही है, याद रखिएगा इस बात को। बहुत सारे अंग्रेजी मीडियम के बच्चे भ्रांति ना पालें कि हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, नहीं,
आपका जो पेपर 5 हिंदी का पेपर है और पेपर 6 ऐसे का पेपर है, ये दोनों आपको हिंदी भाषा में ही लिखने हैं। हिंदी के पेपर तो हिंदी में ही लिखोगे, लेकिन छठा पेपर है ऐसे वाला और प्रारूप वाला, उसमें आपको हिंदी में ही लिखना होगा। ये सुविधा आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं देता है कि आप हिंदी अपनी भाषा में लिखें। ये सुविधा आपको यूपीएससी देता है। यूपीएससी में क्या होता है, उसमें उसमें भी निबंध आता है, लेकिन उसमें निबंध क्या होता है आपका, आप जिस भाषा में है उस भाषा में आप लिखिए। हिंदी में तो हिंदी में लिखिए, मतलब इंग्लिश में लिखिए। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पर आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। ठीक, तो पहला थीम हमने डिस्कस किया जिसमें ये सारे टॉपिक आपके कवर हुए हैं, आपके मेंस के सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक, अगला आगे हम बढ़े तो आगे आपका थीम कौन सा है, अगला है आपका शिक्षा और कौशल। शिक्षा जानते हैं आप, एजुकेशन, कौशल मतलब स्किल, कौन सा कौशल आपके पास। ठीक, तो उस पर कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, तो सबसे पहला दिया शिक्षा में गुणवत्ता। दूसरा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई हुई थी अभी, उसके सारे पॉइंट्स याद कर लीजिए, सारे एक जगह ही उसको ड्राफ्ट करके रख दीजिए। ठीक, तो ये तीसरा, मतलब सीधा सीधा उसने टॉपिक ही लिख दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब आपको बस इसके बारे में पढ़ लेना है। सारे प्रावधान पढ़ लीजिए, सारे प्रभाव पढ़ लीजिए, कारण पढ़ लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए। सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही हैं, उनके निदान क्या है। ठीक, तो ये कुछ टॉपिक हैं, तो सीधा सीधा उसने टॉपिक लिख ही दिया आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला क्या है, परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय। ठीक है, मतलब जो आपके स्किल डेवलपमेंट है, परंपरागत, परंपरागत मतलब जो पुराने कौशल हुआ करते थे आपकी, कढ़ाई बुनाई ये सब चीजें हुई, ये क्या है, परंपरागत कौशल हुए, उसके आधारित जो व्यवसाय है उन पे निबंध पूछेगा आपसे। जैसे आपने लघु एवं कुटीर उद्योग सुना होगा, तो लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे हथकरघा उद्योग हो गया, सब क्या परंपरागत कौशल विकास। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो तीसरा है आपका कला संस्कृति और अध्यात्म। इससे कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक, इसमें आपका सबसे पहला दिया हुआ आपका भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, दूसरा आपका सांस्कृतिक विरासत, तीसरा सभ्यता एवं संस्कृति, तीसरा धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन, तीसरा चौथा है आपका गौरवशाली भारतीय संस्कृति, चौथा है आपका मानवीय जीवन में संस्कार और जीवन मूल, और लास्ट है आपका धर्म अध्यात्म। ठीक, इनसे कोई भी एक टॉपिक उठा के आपसे निबंध पूछ लेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। इसमें कुछ समझाने के ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिलेबस से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ एक बार। ये आपको पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, उसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा कि हमारे इसकी सिलेबस क्या है। क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक रैंडम लिखे हुए हैं, मतलब लिख दिए 50-60 टॉपिक उन्होंने एक पैराग्राफ में कॉमा मार मार के, और उसमें आप ढूंढते रहिए, छांटते रहिए। तो उसके क्या कि उन सारे रैंडम टॉपिक को मैंने एक जगह अलग अलग थीम में उनको डिवाइड कर लिया। इससे सहूलियत आसानी बढ़ जाएगी, भाई इस टॉपिक से मुझे क्या क्या चीज़ें जानना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला है आपका चौथा। चौथा क्या है आपका अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और विकास। ठीक, इसमें क्या है, सबसे पहला आपका आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना। ठीक, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना। दूसरा क्या आपका विकसित भारत 2047। ठीक है, सीधा सीधा डॉक्यूमेंट सरकार का है, कुछ नहीं उससे निकाल के अपने प्रावधान पढ़ने अपन को। तो उसके बाद क्या है आधुनिकीकरण, उसके बाद भूमंडलीकरण, जानते हैं आप लोग, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स आप देते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट, ये सब चीजें हैं, इसका जिस तरह से बाजार बढ़ रहा है। और उसके बाद क्या है सतत विकास लक्ष्य। उसके बाद क्या है आपका समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है व्यवसायगत, व्यवसायगत सरलता, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक, समझे आप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं पता। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि जैसे कि व्यवसाय करने में किसको कितनी सरलता हो रही है, मतलब ज़्यादा झंझट से तो नहीं गुजरना पड़ता कि ये फाइल बनाओ, इस दफ्तर में जाओ, वहाँ साइन कराओ, उस बाबू से मिलो, इस बाबू से मिलो। तो जब ये झंझट होते तो कोई भी व्यवसायी जब व्यवसाय करने बाजार में जाता है तो कहता है इतने झंझट से कौन पालेगा, बाहर में जाए, मुझे व्यवसाय ही नहीं करना है यहाँ पर। वो कहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा जहाँ पर आसानी से उसका काम हो जाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कितनी आसानी से कोई कहीं पर व्यवसाय कर पा रहा है, इसको बोलते हैं व्यवसायगत सरलता। मतलब अगर ज़्यादा झंझट से गुजरेगा तो जो व्यापारी होगा या फिर बाहर से कोई आदमी आया होगा वो यहाँ पर आपके यहाँ पर व्यापार नहीं करेगा, सीधी बात। अगर मध्य प्रदेश कोई व्यापार करने आए यहाँ पर झंझट बहुत ज़्यादा होंगे तो सीधा बात है यहाँ नहीं रहेगा, वो कहाँ भाग जाएगा, पड़ोस में कहीं देखेगा, नहीं तो दक्षिण में कहीं चला जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, कहीं भी चला जाएगा आपका, तमिलनाडु कहीं भी चला जाएगा, जहाँ उसको आसानी से व्यापार करने की परमिशन मिले। ठीक, तो ये होती है, इसको बोलते हैं व्यवसाय का सरलता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगला क्या है ग्राहक जागरूकता, आज की आवश्यकता। ठीक, कंज्यूमर को जागना चाहिए, उसके जो राइट्स हैं वो सारी बातों उस पर करेंगे। ठीक, तो चौथा टॉपिक ये हो गया अपना। ठीक, कोई इसमें परेशानी समझने में इन चीज़ों को, समझ में आ रहा है ना, क्यों गिरिराज आ रहा है। अगला है अपना पांचवा है शासन प्रशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक, इसमें क्या है आपका सुशासन, गुड गवर्नेंस। ठीक, अगला क्या है आपका नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। अगला क्या है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। उसके बाद नेतृत्व एवं विकास, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे। अगला है क्या आपका राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे। ठीक, ये सारी चीजें होंगी। ठीक, कोई इसमें दिक्कत किसी पॉइंट में समझने में। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका स्वास्थ्य एवं सामाजिक मुद्दे। ठीक, इसमें क्या है, सबसे पहला तो युवा नीति बनी हुई है, सीधा 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 अपन को पॉइंट निकालने लिखने हैं। ठीक, अगला क्या है, योग एवं स्वास्थ्य, जनजातीय विकास, स्वदेशी, स्वभाषा मतलब खुद की भाषा, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता मतलब नेशनल यूनिटी एंड सोशल हार्मनी। ठीक, उसके बाद क्या है, सामुदायिक जीवन, उसके बाद अगला क्या है, सामाजिक सरोकार, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, अभी मैंने चर्चा की उस पर कि ऐसा कुछ होता है। ठीक, अगला क्या है, सोशल मीडिया का मानव जीवन पर प्रभाव, परंपरागत खेल, अगला है आपका वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी। अभी पॉलिसी आ चुकी है आपकी, कब आई थी, 2000 मतलब 2030 के लिए ऐसा बोलना ड्राफ्ट करेंगे लोग। ठीक, तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक दृष्टिकोण और दर्शन, इसमें आपके दो टॉपिक दिए हुए हैं। कौन सा है आपका, सबसे पहले तो विश्वग्राम की संकल्पना। विश्वग्राम मतलब क्या, जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो ग्लोबल विलेज बोलते हैं हम लोग ना, जैसे ग्लोबलाइजेशन है भूमंडलीकरण, उसमें क्या होता है आपका, जैसे इंटरनेट सिस्टम है, इंटरनेट सिस्टम में क्या कर दिया, पूरी दुनिया को एक वैश्विक जो आपका विश्वग्राम बना दिया है, ग्लोबल विलेज बना दिया है। सभी के पास क्या है, इंटरनेट है, सभी के पास एक्सेस है। आपको अभी पता चल जाएगा कि अमेरिका में या कि न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में वेदर क्लाइमेट क्या चल रहा है, अभी पता चल जाएगा। ठीक, उसके बाद अभी आपको वहाँ की लाइव लोकेशन पता चल जाएगी, वहाँ पर जाम लगा हुआ क्या नहीं लगा हुआ, वहाँ की जितनी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। ठीक, वही सेम इसका उल्टा कर दें तो न्यूयॉर्क में बैठे हुए किसी ग्वालियर के व्यक्ति को पता चल जाएगी ग्वालियर में इस टाइम क्या मौसम हो रहा है। ठीक, धूप कितनी निकली थी, कितना बारिश हुआ, कितना आंधी आया, सब पता चल जाएगा। तो क्या हुआ, मतलब सब लोग एक दूसरे से क्या हो गए हैं, आपके कनेक्ट हो गए हैं, एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, सब लोग आपके जुड़ चुके हैं। जब ऐसी बात होती है हम लोग क्या बोलते हैं कि दुनिया अब क्या हो चुकी है, एक विश्वग्राम बन चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जब से इंटरनेट का आपका आगमन हुआ। बस समझे। ठीक, अगला क्या है आपका वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है, यही मतलब होता है इसका। ठीक है, इस पे आपको उसको विस्तार में खोलना होगा। ये दो टॉपिक आपके इस चीज में दिए हुए, क्लियर हुआ ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक मध्य प्रदेश विशेष। मध्य प्रदेश विशेष के सिर्फ दो टॉपिक दिए हैं आपके इस निबंध में। ये मैं सिर्फ 50 नंबर के निबंध की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके मेंशन क्या हुए हैं आपके, जो मैंने बताए थे दो निबंध है, 50 वाला और दूसरा वाला 20 वाला। तो 20 वाले मैंने बताया था उसमें कोई टॉपिक मेंशन नहीं किए गए, उसमें क्या बोल दिया सिर्फ आपका समसामयिक मुद्दे एवं कारण और उसके निदान, सिर्फ ये लिखा हुआ है। हाँ, समसामयिक में कुछ भी पूछ सकता है वो, और जैसे जलवायु परिवर्तन पूछ लेगा, जो भी वर्तमान में चल रहा है मोटे मोटे कवर कर जाइए, हो जाएंगे आपके। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बात डिस्कस कर रहा हूँ 50 नंबर का निबंध, क्योंकि मैंने बताया था कि 50 नंबर निबंध क्या लिखा हुआ है आपका, पूरा पाठ्यक्रम डिसाइड कर दिया गया है कि ये आपके टॉपिक से, हम इन्हीं टॉपिक से 50 नंबर कोई एक निबंध पूछेंगे। क्लियर हुआ ये, तो हम लोग 50 नंबर के निबंध की अभी चर्चा कर रहे हैं। अगला सेशन जब लेंगे उसमें 20 नंबर के निबंध की भी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रारूप लेखन की भी चर्चा कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर समझिए। ठीक, अब क्या है आपका मध्य प्रदेश विशेष। मध्य प्रदेश विशेष के सिर्फ दो निबंध दिए 50 नंबर में, कौन कौन से आपके, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, दो टॉपिक है, पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास। ठीक, इसमें आपको मध्य प्रदेश की पकड़ ठीक ठाक होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पीएससी सोचता है, वो आपका हर बार कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा जो मध्य प्रदेश से संबंधित देगा। ठीक, होता क्या है कि अभी पीएससी में क्या करता है, जैसे निबंध पूछे जाते हैं तो निबंध में जैसे 50 नंबर का निबंध आएगा, 20 नंबर का निबंध आएगा, तो पीएससी क्या करता है, 1 2 3 4 क्या देता है, 4 टॉपिक दे देगा आपको। जैसे 50 नंबर का मान लीजिए एक निबंध आया, उस 50 नंबर के निबंध में समझ लेते हैं, ऐसे परेशान नहीं होते ना। ठीक, देखिए जैसे ये कि 50 मार्क्स का निबंध है, इसको कितने मार्क्स में, कितने शब्दों में लिखना है हमको, 1000 शब्दों में, 1000 शब्दों में हमको लिखना। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा पीएससी, आपसे 4 टॉपिक आपको दे देगा, 1 2 3 4, 4 टॉपिक कोई भी आपको दे देगा। अब 4 टॉपिक में आपसे बोलेगा कि इनमें से 4 टॉपिक में से किसी एक निबंध को लिखो, मतलब 1 2 3 4, मतलब आपको अब क्या करना है, इन 4 टॉपिक में से किसी एक निबंध को छांटना है और उसको लिखना है आपको। क्लियर हुआ। सेम ये आपका 20 मार्क्स में वही करता है, 20 मार्क्स में क्या करेगा, आपको 4 टॉपिक दे देगा, 1 2 3 4। ठीक, ABCD, अब बोलेगा इनमें चारों में से किसी एक पर निबंध लिखो। तो इसमें क्या रहती है आपकी गुंजाइश रहती है, गुंजाइश क्या रहती है कि मान लो कोई एक विषय है जो जिसको बिल्कुल नहीं सुना, उसको छोड़ ही दोगे, कोई भी जिसको थोड़ी थोड़ी जानकारी उसको पकड़ लोगे, कोई एक विषय को जिसमें बहुत ज्यादा जानकारी होगी उसको और पकड़ोगे। ठीक, कोई एक विषय को जिसको आप उस रात में कोई सोते में पूछ ले आपसे, तभी जग के बता दोगे अरे इसका ये होता है, इसका ये होता है, तो आप उस विषय को पकड़ लोगे। तो आपको आसानी होगी, 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प पर आपको निबंध लिखना है, चाहे 50 मार्क्स का हो चाहे आपको 20 मार्क्स का हो। इसलिए जो दूसरा वाला निबंध है समसामयिकी मुद्दे वाला, उसमें घबराइए मत,
क्यों? क्योंकि क्या क्या आएंगे आपके? 4 टॉपिक आएंगे। तो 4 टॉपिक में तो कोई ना कोई ऐसे एक ऐसा टॉपिक तो होगा जिसको आपने हल्का फुल्का पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब निबंध लिखने बैठते हैं तो आपको अगर उसका स्ट्रक्चर पता हो कि निबंध हमको लिखना कैसे है, तो शब्द अपने आप खुलने खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें ऐसे आपको कोई परेशानी नहीं होती कि शब्द कैसे खुलेंगे, हम क्या करेंगे उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सीधी बात ये होती है कि अगर आपको पूरा ढांचा स्ट्रक्चर पता है तो आप उस निबंध को अपने आप खोलते हुए चले जाएंगे। बस आपको ढांचा पता हो कि कब मुझे भूमिका लिखनी है, कब मुझे कारण लिखने, कब मुझे इसके प्रभाव लिखने, कब मुझे इसके निदान लिखने, कब मुझे इसका निष्कर्ष लिखना है। बस समझ में? क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अपने जीवन में इतना सुना होता है, आपने जीएस में इतना पढ़ा होता है कि आपके पास इतना मटेरियल तो होता है कि आप उसको लिखना स्टार्ट कर दो। क्लियर हुआ? तो 50 नंबर का आपका सिलेबस मेंशन है, 20 नंबर का निबंध का सिलेबस मेंशन नहीं है, बस समसामयिकी मुद्दा लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस तरह से 4 टॉपिक आएंगे, उसमें से एक चुनना होगा, इसमें से 4 आएंगे, इसलिए आपको एक चुनना होगा। चलिए वापस आए। तो ऐसे मध्य प्रदेश के क्या है? 2 निबंध है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से एमपीपीएससी काम करता है उसमें ठीक ठीक मुझे इस बात का अंदाजा है कि हर साल कोई ना कोई मध्य प्रदेश से संबंधित कोई ना कोई एक टॉपिक आपका निबंध में रखेगा। मैंने अभी बताया 4 टॉपिक होते, 4 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक किससे संबंधित रख देगा? वो आपका मध्य प्रदेश से संबंधित आपका रख देगा। कोई एक टॉपिक आपका मध्य प्रदेश संबंधित आपका वो रख देगा। ठीक, तो इसलिए मध्य प्रदेश पर ठीक ठाक अगर आपकी पकड़ होगी, मध्य प्रदेश का आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा होगा या मध्य प्रदेश की कला संस्कृति आपने अच्छे से पढ़ी होगी, तो आप उस पर क्या कर पाएंगे? निबंध लिख पाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मध्य प्रदेश का वो आपके आर्थिक पहलू नहीं पूछ रहा कि आर्थिक विकास क्या है या राजनीतिक विकास क्या है, ठीक, या फिर सामाजिक स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की। आपसे क्या पूछ रहा है वो? सीधा सीधा इतिहास, मतलब आपको संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे मध्य प्रदेश से, कल्चर संबंधित। ठीक, मध्य प्रदेश का संस्कृति, चाहे उसमें इतिहास शामिल हो, चाहे आपकी जो भी संस्कृति हो शामिल हो। तो इसलिए आप लोग जो इतिहास का पहला पेपर है अपना, उसमें सारे टॉपिक अगर आसानी से कवर कर ले जाएंगे, अच्छे से कवर कर ले जाएंगे एमपी के, तो आपका निबंध वाला पोर्शन भी एमपी का लगभग लगभग क्या हो जाएगा? आपका तैयार हो जाएगा। हम्म? हाँ, यही चीजें हैं आपकी। ठीक, मध्यकाल से गौरवशाली इतिहास का मतलब क्या है? लोक ही तो रहेगा, सब कुछ पुराना ही तो रहेगा। ठीक, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का मतलब क्या है? स्वर्णिम मध्य प्रदेश का मतलब सारी चीजें कवर हो जाएंगी थोड़ा आपकी। ठीक, इतिहास भी कवर होगा, कल्चर भी कवर होगा, थोड़ा आर्थिक पहलू भी कवर होंगे। मध्य प्रदेश इस रफ्तार से आपका बढ़ रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि आर्थिक पहलू आप पढ़ोगे नहीं। अब जब पेपर उठाओगे तो आपने मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक, मध्य प्रदेश का भूगोल आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, मध्य प्रदेश की आपको अर्थव्यवस्था पढ़नी है, भूगोल पढ़ना ही है, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना ही है आपको, मध्य प्रदेश की राजनीति भी पढ़नी है आपको। ठीक, तो जब ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो आप तो ऐसा नहीं लिख नहीं पाओगे। तो जिसकी मध्य प्रदेश में कमांड अच्छी होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एमपीपीएससी इन 4 टॉपिक जो देता है 50 नंबर के, उनमें से एक टॉपिक हमेशा किसका देगा? हर बार किसका देगा? आपका मध्य प्रदेश का कोई ना कोई टॉपिक रखेगा। और जिसकी मध्य प्रदेश पर कमांड अच्छी होगी वो इस टॉपिक को अच्छे से लिख पाएगा। क्लियर हुआ ये? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके, क्या हो गए टोटल आपके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। और अभी तक मध्य प्रदेश में कौन कौन से निबंध पूछे उसकी हमने पीवाईक्यूज बना ली है कि इसमें टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश के में विगत वर्षों में पूछे गए निबंध। ठीक, अभी तक हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश ने कितने पिछले सालों में कौन कौन से निबंध पूछे, उस पर हम लोगों ने एक टॉपिक बनाया। ठीक, उसकी भी अलग अलग थीम बनाई है। तो सबसे पहली थीम कौन सी है आपकी? कला संस्कृति और साहित्य। मध्य प्रदेश की सबसे फेवरेट थीम है ये। यहां से आपको टॉपिक मिलेंगे ही मिलेंगे हर साल। लगभग लगभग मैंने जितनी बार भी देखा है तो 4 टॉपिक में से एक टॉपिक तो संबंधित रहा ही रहा है। ठीक, तो ये मैंने क्या पूछा? इसमें लिख दिया है आपको सबसे अधिक पूछे जाने वाली थीम कौन सी? सबसे पहले आपकी कला संस्कृति और इतिहास। अच्छा, ये जो मैंने नंबर 1 नंबर 2 दिया होगा आगे, तो नंबर 1 का मतलब है कि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न निबंध आए हैं, नंबर 2 मतलब उससे कम उसमें आए हैं, नंबर 3 मतलब उससे कम उससे आए हैं। तो ऐसे ही आप चलिएगा उस चीज से फ्लो में। ठीक, तो पहला क्या है टॉपिक? क्या है? कला संस्कृति और इतिहास। इसमें से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका? हमारी भारत की सांस्कृतिक विरासत, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय संस्कृति और समरसता, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये लेखा पूछा हुआ है। मानव मूल और साहित्य, ये पूछा हुआ है। तुलसी साहित्य और उसकी प्रासंगिकता। आंचलिक साहित्य, आंचलिक मतलब क्षेत्रीय साहित्य जो है, उस पर प्रश्न पूछा हुआ है। और अगला टॉपिक जो है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये रैंडम ऐसे टॉपिक लिख देते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श, ऐसे टॉपिक लिख दिया, अब उसको आपको खोलना है 1000 शब्दों में। ठीक, ये रैंडम रहता है। चलिए, उसके बाद अगला, तो ये आपकी नंबर 1 थीम आपकी यही रहेगी, कला संस्कृति और साहित्य।
ये नंबर 1 है, इस पर प्रश्न बनता ही बनता है। तो जब भी कोई कहीं टॉपिक देखें, कुछ देखें इससे संबंधित, तो उस पर कोई ना कहीं उसको संजो कर अपने पास रख लें कि भाई इससे हमारे प्रश्न पूछेगा पूछेगा पीएससी में। ठीक, चलिए। मतलब उसने पूछा हमारी सांस्कृतिक, सॉरी, हाँ, जिससे पूछा हमारी भारत की सांस्कृतिक विरासत। हाँ, हमारी मतलब भारत की पूछ रहा है ना, उसने लिख दी हमारी, ठीक है, तो उसने मेंशन कर दिया भारत की, कहीं और की नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़े। नंबर 2, नंबर 2 सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आते हैं। कौन सा आपका? हिंदी भाषा और राष्ट्रवाद। ठीक, सबसे दूसरा नंबर पर फेवरेट टॉपिक एमपीपीएससी का ये है आपका। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है आपके? तो भाषा और राष्ट्रीय एकता, ठीक है, भाषा किस तरह से एकता को बना के रखती है, सब चीजें। दूसरा, भूमंडलीकरण एवं हिंदी, भूमंडलीकरण अभी मैंने बताया, ग्लोबलाइजेशन, दुनिया में हिंदी का क्या मामला है वो पूछ रहा है। तीसरा, हिंदी भाषा और राष्ट्रबोध। चौथा है आपका उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम। ठीक, ये तो दूसरा फेवरेट टॉपिक आपका हिंदी भाषा से और उससे संबंधित है, आपका राष्ट्रवाद से संबंधित है। अगला हम देखें टॉपिक, तीसरे नंबर का टॉपिक जो फेवरेट है एमपीपीएससी का, वो है आपका शिक्षा प्रणाली और मानवीय मूल। इसमें क्या है आपका? शिक्षा और जीवन मूल पहला टॉपिक। दूसरा, उच्च शिक्षा में बाजार मूल और जीवन मूल का द्वंद्व। ठीक, ये क्वेश्चन। आगे बढ़े, चौथा टॉपिक, चौथा टॉपिक है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। ठीक है, 50 नंबर में चल रहा हूँ, तो इसमें क्या है आपका? अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, आसान था। दूसरा क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी। तीसरा क्या है? विज्ञान और विश्व शांति। चौथा आपका ग्लोबल वार्मिंग, कारण एवं परिणाम। ये तो बहुत ही आसान है। अगर चौथा ये ऐसा कि दिख जाए आपको ग्लोबल वार्मिंग कारण एवं परिणाम, तो क्या सबसे पहले इसी को उठाओगे? अब इस पर कौन लिखेगा बैठ के ना, कि विज्ञान और विश्व शांति पर? पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ेगा, क्या क्या सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी ग्लोबल वार्मिंग उठाओ, कारण बताओ और परिणाम बताओ, खत्म करो उसको। ठीक, तो अभी उस पर चर्चा करेंगे निबंध किस तरह के होते हैं ना आपके, ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे, अभी से समझ लीजिए। पांचवा है आपका जो फेवरेट टॉपिक एमपी का, क्या है वो आपका? युवा समाज और स्वास्थ्य। इसमें क्या है आपका? सबसे पहला, देश के नव निर्माण में युवा वर्ग की भूमिका। दूसरा आपका मादक पदार्थों का सेवन, कारण और निवारण। और तीसरा आपका खेल और स्वास्थ्य। ठीक, चलिए, आसान है, कोई ऐसे बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। अगला है छठा टॉपिक जो एमपीपीएससी का फेवरेट है, अर्थव्यवस्था और विकास। ये उभरती हुई थीम है, उभरती हुई मतलब अभी रिसेंट के साल में देखा गया कि एमपीपीएससी इस जगह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठा रहा है, खास करके से आपका अर्थव्यवस्था से और आपका विकास से। तो उभरती हुई थीम इसलिए लिखा है क्योंकि अभी इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिसेंटली बहुत आने लगे, पहले नहीं आते थे। तो अभी कौन सा चल रहा है आपका? इसमें कौन से प्रश्न पूछे गए? सबसे पहला, रोजगार सृजन के साथ आर्थिक विकास। अगला है आपका भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग। ठीक, आसान है टॉपिक, बहुत कठिन नहीं है। ठीक, इन पे क्वेश्चन बन रहे हैं और आ रहे हैं खूब। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है आपका पॉलिटी क्वेश्चन आते हैं, मतलब पॉलिटी के निबंध आते हैं, कौन कौन से देख देख लीजिए। कौन? लोकतंत्र, राजनीति और दर्शन। ठीक, इसके आगे मैंने लिखा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आगे बताएंगे, अमूर्त रूप बोलते हैं। अमूर्त मतलब जिस पर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाता है, जिस पर आपके पास मामला ठीक ठाक होता नहीं है, जिसको आपने हाथ से महसूस नहीं किया होता है, बस विचारों में सुना है कहीं, अच्छा ऐसी कोई दुनिया होगी, उसमें लोकतंत्र ऐसा होगा, लोगों के लिए ये होगा। ठीक है, लोग कैसे मतलब लोग कैसे लोकतंत्र के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे एक यूटोपियन राज्य की संकल्पना करो। ठीक है, बताओ लोकतंत्र में कैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। ठीक, आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, अलग अलग आयाम देखने पड़ेंगे, तब कहीं जाके उस टॉपिक को आप कवर कर पाएंगे। तो कॉन्क्रीट मामला नहीं है। ठीक, तो ये, तो इसमें मूलतः इसके क्या आते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आते हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक है आपका? लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य है, पहले टॉपिक देख लीजिए, लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य। दूसरा टॉपिक है गांधीवादी दृष्टिकोण और प्रगतिशील राजनीतिक चेतना। ठीक, तीसरा टॉपिक है राष्ट्रवाद और वैसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। ठीक, साथ में आपको पूरी दुनिया को अपना घर बताना है और साथ में राष्ट्रवाद पर भी चर्चा करनी है। ठीक, उसके बाद वो एक आगे उन्होंने क्या लिख दिया, को कब दोहा ही लिख दिया, लोकोक्ति है, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। मतलब सब लोग, इसका मतलब क्या है? स्वार्थ लागी सब करहि सब प्रीति, मतलब सब लोग स्वार्थ से ही किसी से प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अब ये टॉपिक दे दिया, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, इसको आपको 1000 शब्दों में बहलाना है। ठीक, तो ये
इस तरह बोल रहा हूँ इन टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, आपको बहुत सोचना पड़ेगा, अलग अलग आयामों पर चर्चा करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों में हम लोग चर्चा करेंगे इस वर्कशॉप में, पूरा कवर करेंगे इसको, ठीक। ऐसे तनाव मत लेना कि सर क्या लिखेंगे, सर क्या क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी पूछ रहा है तो, ठीक। पहले तो उसका मतलब ही बता दो हमें क्या है सर, इसका मतलब स्वार्थ लाइक करें सब प्रीति, लिखेंगे तो बाद में, ठीक। चलिए।